नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नर्सिंग एकेडमी। नर्सिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आया है मोस्पी एनक्लेक्स आरएन सीरीज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एमसीक्यू नंबर 261 टू 270 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम फॉर ऑल नर्सिंग एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप कुछ बन पाओगे, सक्सेस हो पाओगे। बट यदि आप हमारे साथ जुड़े रहिए तो मैं वादा करता हूँ आप एनक्लेक्स भूलना भूल जाओगे। लेट्स नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 261। A nurse is teaching a class about hepatitis, especially hepatitis A. Which food should the nurse explain will most likely remain contaminated with the hepatitis A virus after being cooked? एक नर्स है जो कि टीच करवा रही है किसके बारे में? हेपेटाइटिस के बारे में, मोस्ट कॉमनली हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में। विच फूड शुड द नर्स एक्सप्लेन विल मोस्ट लाइकली रिमेन कंटामिनेटेड विद द हेपेटाइटिस वायरस? कौन से फूड के बारे में नर्स को एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो हेपेटाइटिस ए वायरस से कंटामिनेटेड रहता है? ए वायरस आफ्टर बीइंग कुक्ड, उस भोजन को, उस खाने को पकाने के बाद भी उसके अंदर हेपेटाइटिस ए प्रेजेंट रह जाता है। ऑप्शन देखिए, ध्यान दीजिए। ऑप्शन 1 केन ट्यूना, ऑप्शन 2 ब्रोल्ड सम्प, ऑप्शन 3 बेक्ड हॉडॉग, ऑप्शन 4 स्टीम्ड लॉबस्टर। ये फूड्स हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से कौन सा फूड को पकाने के बाद भी इसके अंदर हेपेटाइटिस ए वायरस प्रेजेंट रह जाता है? गेस योर करेक्ट आंसर। सही उत्तर सोचिए, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिमाग लगाइए, अपने एक पेपर पे लिख लीजिए, नोटबुक लीजिए। मैं जो इम्पोर्टेंट बताऊंगा इस वीडियो के अंदर उसका आप की नोट बना लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम आप रिपीट कर सकें उनको। इस वीडियो के अंदर हम सारे हेपेटाइटिस के क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आने वाले नर्सिंग एग्जाम्स के लिए। करेक्ट आंसर इज स्टीम लॉबस्टर। यदि किसी फूड को हम भाप के द्वारा ही ओनली कुक करते हैं तो उसके अंदर हेपेटाइटिस ए वायरस रहने के चांसेस रहते हैं। रेशनल देखिए क्यों रहते हैं। टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टीमिंग इज नेवर हाई एनफ और सस्टेन लॉन्ग एनफ टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो स्टीमिंग के द्वारा हम फूड को कुक करते हैं उसके अंदर क्या है, टेम्परेचर इतना सफिशिएंट नहीं होता कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सके। प्रोसेसिंग डिस्ट्रॉय द वायरस, प्रोसेसिंग का जो कुकिंग का मेथड है उसके द्वारा वायरस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर ब्रोलिंग सफिशिएंटली डिस्ट्रॉय द वायरस, ब्रोलिंग मेथड के द्वारा भी वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है। बेकिंग विल डिस्ट्रॉय द वायरस, बेकिंग मेथड जो कुकिंग का मेथड है उससे भी वायरस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो यदि किसी फूड को हम ओनली स्टीमिंग या भाप के द्वारा, किसके द्वारा, भाप के द्वारा कुक करते हैं, पकाते हैं, तो उसके अंदर क्या रहने के चांसेस रहते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस से कंटामिनेटेड रहने का चांसेस रहता है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टीम लॉबस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 262। ए क्लाइंट विथ हेपेटाइटिस बी आस्क्ड द नर्स, आर देयर एनी मेडिकेशन टू हेल्प मी गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम? विच इज द बेस्ट रेस्पॉन्स बाय द नर्स? एक क्लाइंट है जिसको हेपेटाइटिस बी है, वो नर्स से पूछता है कि कोई मेडिकेशन है कि जिससे मुझे प्रॉब्लम से कंप्लीटली छुटकारा मिल जाए। विच इज़ द बेस्ट रेस्पॉन्स बाय नर्स, नर्स का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 सेडेटिव कैन बी गिवन टू हेल्प यू रिलैक्स, क्या सेडेटिव दे सकते हैं क्लाइंट को रिलैक्स करने के लिए? ऑप्शन 2 देखिए, वी कैन गिव यू इम्यून सीरम ग्लोबुलिन, क्या हम उसको इम्यून सीरम ग्लोबुलिन दे सकते हैं? ऑप्शन 3 विटामिन सप्लीमेंट्स आर फ्रिक्वेंटली हेल्पफुल एंड हेसन रिकवरी, विटामिन के सप्लीमेंट हैं उनसे
क्या जो हेपेटाइटिस बी है उसकी रिकवरी बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन 4, दे आर मेडिकेशन टू हेल्प रिड्यूस वायरल लोड एंड लीवर इन्फ्लामेशन। मेडिकेशन है वो केवल हेपेटाइटिस बी के वायरल लोड को कम करती हैं और लीवर के अंदर जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करने का काम करती हैं। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से बेस्ट रेस्पॉन्स कौन सा होगा? गेस योर करेक्ट आंसर। सही उत्तर सोचिए, क्या होगा करेक्ट आंसर? लिखिए अपने नोटबुक में या कमेंट बॉक्स में लिखिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, देयर आर मेडिकेशन टू हेल्प वायरल लोड एंड लीवर इन्फ्लामेशन। हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन के दौरान कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं है जो हेपेटाइटिस के जो बी का वायरस है उससे कम्प्लीटली रिलीव कर सके। केवल ऐसी मेडिकेशन प्रेजेंट है जो कि वायरल लोड को कम कर सकती हैं और लीवर के अंदर जो सूजन है उसको कम कर सकती हैं। क्यों? रेशनल देखिए, कारण क्या होगा इसका? ड्रग्स आर अवेलेबल टू हेल्प रिड्यूस द वायरल लोड। वायरल लोड को कम करने के लिए ड्रग्स अवेलेबल हैं जिसे हम एंटीवायरल ड्रग्स के नाम से जानते हैं, इंक्लूडिंग लेमियुडिन, रेबेविरिन एंड डिपोविरिल। ये मेडिकेशन जो एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं जिनमें लेमिविडिन मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है, रेबेविरिन और एडिफेविर है, ये ड्रग्स क्या करेगी? वायरल लोड को कम कर देगी जिससे लीवर को होने वाला नुकसान कम हो सके। ऑल्दो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट सेडेटिव आर गिवन ओनली PRN। PRN का मतलब क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आज के लिए आपके लिए असाइनमेंट है। एंड डू नॉट ट्रीट द हेपेटाइटिस। सेडेटिव उस क्लाइंट को यदि इंसेफेलोपैथी की कंडीशन हो जाती है, लीवर कंप्लीटली खराब हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम सेडेटिव दे सकते हैं जब तक रिक्वायरमेंट हो, बट ये सेडेटिव वायरल लोड को कम नहीं करते हैं। इम्यून सीरम ग्लोबुलिन इज यूज्ड ओनली ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड। इम्यून सीरम ग्लोबुलिन का हेपेटाइटिस बी के लिए केवल इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान यूज किया जाता है। कौन से टाइम यूज किया जाता है? केवल इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान यूज किया जाता है। विटामिन्स आर यूज्ड एडजेक्टिव थेरेपी एंड विल नॉट एलिमिनेट द हेपेटाइटिस। विटामिन्स का यूज एडजेक्टिव थेरेपी के रूप में यूज करते हैं, वो हेपेटाइटिस से एलिमिनेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एंटीवायरल ड्रग देनी चाहिए हेपेटाइटिस बी के अंदर। वो क्या काम करेगी? वायरल लोड को कम करेगी और लिवर इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 263। 263 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट अबाउट प्रोफाइलेटिक मेजर्स दैट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग हेपेटाइटिस बी। विच एक्शन शुड द इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। ए नर्स इज टीचिंग, एक नर्स है जो कि टीच करवा रही है हेपेटाइटिस बी के प्रोफाइलेटिक मेजर्स के बारे में, जिससे जो रिस्क है उसको कम किया जा सके। विच एक्शन शुड द नर्स इंक्लूड? नर्स को कौन कौन से एक्शन टीचिंग प्लान में इंक्लूड करने चाहिए जिससे जो हेपेटाइटिस बी है उसका रिस्क फैक्टर कम किया जा सके? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1, प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को रोक के। ऑप्शन 2, स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर्स। ऑप्शन 3, अवॉइडिंग सेल्फिश इन द डाइट। ऑप्शन 4, लिमिटिंग हेपेटोटॉक्सिक ड्रग थेरेपी। ऑप्शन 5, मेंटेनिंग ए मोनोगेमस सेक्सुअल रिलेशनशिप। इन ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं जिसके द्वारा हेपेटाइटिस बी की रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं? वो एक्शन हमें टीचिंग प्लान में नर्स को इंक्लूड करने चाहिए। गेस योर करेक्ट आंसर। सही उत्तर सोचिए, क्या हो सकता है आपका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर। क्यों? क्योंकि हेपेटाइटिस बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा फैलने के चांसेस होते हैं। ऑप्शन 3, ऑप्शन 5, मेंटेनिंग ए मोनोगेमस सेक्सुअल रिलेशनशिप। केवल सेक्सुअल रिलेशनशिप को लिमिट करना है और केवल मोनोगेमस या हस्बैंड और वाइफ के बीच में ही लिमिटेड रखना है सेक्सुअल रिलेशनशिप को, जिससे हम हेपेटाइटिस बी के रिस्क फैक्टर या ट्रांसफ़र को रोक सकते हैं। रेशनल देखिए, ध्यान दीजिए। प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन इज नॉट रिलेटेड टू लिमिटिंग द रिस्क फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग हेपेटाइटिस बी। कॉन्स्टिपेशन का हेपेटाइटिस बी से कोई रिलेशन नहीं है। कॉन्ट्रैक्टिंग हेपेटाइटिस बी थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा होता है। कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्क्रीनिंग डोनर्स एंड टेस्टिंग द ब्लड।
उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? उसको प्रिवेंट करने के लिए हर ब्लड डोनर की स्क्रीनिंग करेंगे और उसका ब्लड टेस्ट करेंगे, जिससे यदि किसी में हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो उसका हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं लेंगे, उसका ब्लड डोनेट नहीं लेंगे। अवॉइडिंग सेल्फिश इन द डाइट लिमिट द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग हेपेटाइटिस ए। सेल्फिश है जो खाने वाली मछली है, वो उसके द्वारा हम हेपेटाइटिस ए को लिमिट कर सकते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस ए किसके द्वारा ट्रांसफ़र होता है? फूड्स के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। किसके द्वारा? फूड्स के द्वारा। लिमिटिंग हेपेटोटॉक्सिक ड्रग थेरेपी डज नॉट प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। यदि हम हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं उनको कम कर देंगे तो हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन नहीं रुकेगा, परंतु फिर भी ये हेल्पफुल होंगी। कैसे? कि ये लीवर डैमेज को कंट्रोल करेंगी। किसको कंट्रोल करेंगी? लीवर डैमेज को कंट्रोल करेंगी, लीवर को होने वाले नुकसान से बचाएंगी। हेपेटाइटिस बी कैन बी ट्रांसमिटेड वाया कंटामिनेटेड बॉडी फ्लूइड्स। हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन किस किस के द्वारा होता है, ये ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड बॉडी फ्लूइड्स, जितने में जैसे सीमेन, सेक्स के द्वारा निकलने वाला फ्लूइड सीमन, जिसे हम सीमन बोलते हैं, स्लाइवा लार, यूरिन, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, यदि बहुत सारे लोगों के साथ सेक्स किया गया हो तो हेपेटाइटिस बी ट्रांसफ़र हो सकता है। इंक्रीज द रिस्क। ए मोनोगेमस सेक्सुअल रिलेशनशिप विद एन इन्फेक्शन फ्री इंडिविजुअल एलिमिनेट द रिस्क। यदि सेक्सुअल रिलेशनशिप मोनोगेमस हो, कंट्रोल्ड हो, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस यूज़ की गई हूँ, तो उससे हम एसटीडी भी रोक सकते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी रोक सकते हैं और हेपेटाइटिस बी को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। तो हेपेटाइटिस बी के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए क्या क्या लिमिट करना है? सीमन के द्वारा फैल सकता है, स्लाइवा के द्वारा फैल सकता है, यूरिन के द्वारा फैल सकता है, मतलब जो बॉडी फ्लूइड्स कंटामिनेटेड है उनके द्वारा फैल सकता है। अवॉइड टू मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, प्रीफर द मोनोगेमस सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 264 सॉरी। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज पॉजिटिव फॉर हेपेटाइटिस ए। व्हाट शुड द नर्स डू? एक क्लाइंट है जो कि हेपेटाइटिस ए से पॉजिटिव है, नर्स को क्या करना चाहिए? रेशनल देखिए। ऑप्शन 1, वियर ए गाउन वेन इंटरिंग द क्लाइंट्स रूम। जब क्लाइंट के रूम के अंदर इंटर कर रही है तो गाउन पहन के रखना है। ऑप्शन 2, यूज कॉशन वेन ब्रिंगिंग इन द क्लाइंट्स फूड। जब सावधानी पूर्वक ध्यान देना है जब क्लाइंट के लिए भोजन लेके आ रही है। ऑप्शन 3, यूज ग्लव्स वेन रिमूविंग द क्लाइंट्स बेड पान। जब ग्लव्स पहनना है जब क्लाइंट के बेड पान को या यूरिनल को रिमूव कर रही है। ऑप्शन 4, यू वियर ए प्रोटेक्टिव मास्क वेन इंटरिंग द क्लाइंट्स रूम। जब क्लाइंट के रूम के अंदर इंटर कर रही है तो प्रोटेक्टिव मास्क यूज करना है। गेस योर करेक्ट आंसर। सही उत्तर सोचिए, लिखिए अपने नोटबुक या कमेंट बॉक्स में, ताकि आप वीडियो के अंत में मिलान कर सकें। यदि आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक हेपेटाइटिस ए का पॉजिटिव क्लाइंट है तो नर्स को क्या करना चाहिए? गेस योर करेक्ट आंसर। सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, यूज ग्लव्स व्हेन रिमूविंग द क्लाइंट्स बेड पान। क्लाइंट के बेड पान को रिमूव कर रही है तो ग्लव्स का यूज करना है। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कारण क्या है इसका? रेशनल देखिए। रेशनल क्या कह रहा है? वायरस इज प्रेजेंट इन द स्टूल ऑफ क्लाइंट विद हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए का वायरस क्लाइंट के स्टूल में प्रेजेंट रहता है। देयरफॉर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन शुड बी फॉलोड व्हेन हैंडलिंग एक्सक्रेशंस। यदि हम एक्सक्रेशंस को जो क्लाइंट की बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, सीक्रेशंस हैं, उनको के लिए हमें कौन सा टाइप का प्रिकॉशंस यूज करना है? स्टैंडर्ड प्रिकॉशन शुड बी फॉलोड। द वायरस में आल्सो बी प्रेजेंट इन यूरिन एंड नेजोट्रेकियल सीक्रेशंस। वायरस यूरिन और नेजोट्रेकियल सीक्रेशन में भी प्रेजेंट हो सकता है। द सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल इंडिकेट दैट ओनली स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आर बी नेसेसरी। सो CDS है वो ये बताती है कि वायरस हेपेटाइटिस ए वायरस का ट्रांसमिशन केवल और केवल स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के द्वारा ही रोका जा सकता है। व्हेन केयरिंग ऑफ ए क्लाइंट हु इज पॉजिटिव फॉर द प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस ए, if the client is incontinent to using a
इन कंटिन्यूस डिवाइसेस द CDS रिकमेंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन बी इम्प्लीमेंटेड। CDS ये रिकमेंड करती है कि यदि हेपेटाइटिस ए क्लाइंट की केयर कर रहे हैं तो क्या करना है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस यूज करना है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस लेने हैं। ब्रिंगिंग फूड टू ए क्लाइंट रिक्वायर नो प्रिकॉशंस। यदि क्लाइंट के लिए भोजन लेके आ रहे हैं तो उसमें प्रिकॉशंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस भोजन के अंदर क्लाइंट्स का सीक्रेशन या हेपेटाइटिस ए प्रेजेंट नहीं है। हाउएवर डिस्पोजेबल यूटेनल्स का मतलब बर्तन या फिर यूरिन पान शुड बी यूज्ड एंड यूसेंस डिस्कार्डेड फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। और जो यूरिन आउटपुट है वो जिसके अंदर यूरिन पान है उसको डिस्कार्ड करना है, किसके साथ, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के साथ। बिकॉज द क्लाइंट नेजोट्रेकियल सीक्रेशंस कंटेन द वायरस। नेजोट्रेकियल सीक्रेशन या जब क्लाइंट का सक्शनिंग कर रहे हैं तो भी सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि उसके अंदर भी वायरसेस प्रेजेंट रहता है। हेपेटाइटिस ए यूजुअली इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द एयर। हेपेटाइटिस ए वायरस वाले पेशेंट की केयर करने के लिए मास्क की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये एयर के द्वारा ट्रांसफ़र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 265। ये क्वेश्चन इस वीडियो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए क्लाइंट हु इज अबाउट टू हैव ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन आस्क द नर्स। एक क्लाइंट जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है नर्स से पूछता है, क्या पूछता है, विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कौन से टाइप का हेपेटाइटिस मोस्ट फ्रिक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसफर होता है। द नर्स शुड रेस्पॉन्स, नर्स को रेस्पॉन्स देना चाहिए। ऑल दो द रिस्क इज मिनिमल, रिस्क मिनिमल है। द टाइप ऑफ हेपेटाइटिस एसोसिएटेड विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज हेपेटाइटिस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एसोसिएटेड हेपेटाइटिस कौन से प्रकार का हेपेटाइटिस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 ए हेपेटाइटिस, ऑप्शन 2 बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन 3 सी हेपेटाइटिस, ऑप्शन 4 डी हेपेटाइटिस। कौन से प्रकार का मोस्ट कॉमनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा ट्रांसफर होता है। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, लिखिए कमेंट बॉक्स में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा कौन से प्रकार का हेपेटाइटिस फैलता है, हेपेटाइटिस सी। बट कि इस क्वेश्चन को बहुत से लोग गलत करते हैं। मैक्सिमम हेपेटाइटिस बी इसका करेक्ट आंसर करते हैं, जबकि हेपेटाइटिस सी ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसमिट होता है मोस्ट कॉमनली। ऐसा नहीं है कि बी ट्रांसमिट नहीं होता, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली या मोस्ट कॉमनली पूछा है, तो उसका करेक्ट आंसर हेपेटाइटिस सी जाएगा। रेशनल देखिए, हेपेटाइटिस सी इज कोज्ड बाय RNA वायरस। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है हमारा कि हेपेटाइटिस सी किसके द्वारा होता है, किस प्रकार का वायरस है, RNA वायरस है। दैट इज ट्रांसमिटेड पेरेंटली, जो कि पेरेंटली मतलब ब्लड प्रोडक्ट के द्वारा ट्रांसमिट होता है। द इंक्यूबेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी इंपॉर्टेंट है। इंक्यूबेशन पीरियड भी हमें याद रखना है, कितना होता है हेपेटाइटिस सी का। कभी डेज में भी पूछ सकते हैं, कभी वीक्स में भी पूछ सकते हैं। कितना वीक, 5 to 10 वीक्स। हेपेटाइटिस ए आल्सो नोन एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए को इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ कोज्ड बाय RNA वायरस, ये भी एक प्रकार का RNA वायरस है। दैट इज ट्रांसमिटेड बाय, जो कि हेपेटाइटिस ए किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, फीको ओरल रूट के द्वारा ट्रांसमिट हो। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 2 to 66 वीक्स। कितना, 2 से 6 वीक होता है हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड। हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड पेरेंटली सेक्सुअली एंड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बॉडी सीक्रेशन। हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है, पेरेंटली, सेक्सुअली और बॉडी सीक्रेशन के कॉन्टैक्ट में आने से होता है। इंक्यूबेशन पीरियड हेपेटाइटिस बी का 1 to 6 मंथ्स होता है। इट इज़ नॉट द मेजर कोज ऑफ पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। ये कभी कभी देखने को मिलता है, बट मेनली पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस इज द हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस डी इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस डी एक प्रकार नहीं है, ये हेपेटाइटिस बी का कॉम्प्लिकेशन है। कुछ बुक्स में इसका टाइप भी कंसिडर किया गया है, पर मेनली क्या है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इज द हेपेटाइटिस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 266। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए नर्स इंस्ट्रक्ट ए क्लाइंट विथ वायरल हेपेटाइटिस
अबाउट द टाइप ऑफ डाइट दैट शुड बी इंजेस्टेड, विच लंच सेलेक्टेड बाय द क्लाइंट्स इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट डाइटरी प्रिकॉशंस एसोसिएटेड विद दिस डायग्नोसिस। ए नर्स इंस्ट्रक्ट ए क्लाइंट विथ, एक नर्स है जो कि क्लाइंट को वायरल हेपेटाइटिस के बारे में इंस्ट्रक्ट कर रही है। इसके लिए कौन सी डाइट, किस प्रकार की डाइट इंजेस्ट करनी चाहिए, किस प्रकार का खाना लेना चाहिए। विच लंच सेलेक्टेड बाय द क्लाइंट्स इंडिकेट, यदि कौन सा लंच यदि क्लाइंट्स सेलेक्ट कर रहा है तो वो उसके डायग्नोसिस से, डाइटरी प्रिंसिपल से एसोसिएटेड है, मतलब उससे वायरल हेपेटाइटिस फैलेगा नहीं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 टर्की सलाद, फ्रेंच फ्राइज, शरबत। ऑप्शन 2 कॉटेज चीज़, मिक्स फ्रूट सलाद, मिल्क शेक। ऑप्शन 3 सैलड, स्लाइस चिकन सैंडविच, जिलेटिन डेजर्ट। ऑप्शन 4 चीज़ बर्गर, टोर्टिला चिप्स, चॉकलेट पुडिंग। तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जो कि ये इंडिकेट दे रहा है कि ये फूड हमें लेना नहीं चाहिए या फिर ये वायरल हेपेटाइटिस कोज कर सकता है, इससे वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है। तो डाइटरी प्रिंसिपल कौन सा फॉलो होगा? गेस योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 सैलेड, स्लाइस चिकन सैंडविच एंड जिलेटिन डेजर्ट कैन कोज द वायरल हेपेटाइटिस। क्योंकि ये कुक्ड नहीं है, इससे वायरल हेपेटाइटिस ए हो सकता है। क्यों कि वायरल हेपेटाइटिस इज ट्रांसमिट बाय द फीको ओरल रूट। रेशनल देखिए, डाइट शुड बी हाई इन कार्बोहाइड्रेट। कौन सी डाइट देंगे हेपेटाइटिस या वायरल हेपेटाइटिस में? डाइट शुड बी इन हाई इन कार्बोहाइड्रेट विथ मॉडरेट टू हाई प्रोटीन एंड लो फैट कंटेंट। किस प्रकार की, यहाँ पे एक क्वेश्चन अपना ये भी बन जाता है कि वायरल हेपेटाइटिस में किस प्रकार की डाइट होनी चाहिए? हाई इन कार्बोहाइड्रेट, मॉडरेट टू हाई प्रोटीन एंड लो फैट कंटेंट डाइट होनी चाहिए। किस प्रकार की? जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, प्रोटीन मॉडरेट टू हाई हो एंड फैट की अमाउंट कम हो। और कौन से प्रकार का फूड्स देंगे? वेल कुक्ड फूड होना चाहिए। कौन से? वेल कुक्ड फूड होना चाहिए जिसके अंदर वायरस डैमेज हो जाए। टर्की सलाद, फ्रेंच फ्राइज, शरबत, चीज़ बर्गर, टोर्टिला चिप्स, चॉकलेट पुडिंग इज टू हाई इन फैट। ये फूड्स हम क्यों नहीं देंगे? इनके अंदर क्या है, फूड्स की अमाउंट, वो फैट की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो लीवर वैसे ही डैमेज हो रहा है, वो तो लीवर कमज़ोर होने के कारण ये फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। कॉटेज चीज़, मिक्स फ्रूट सलाद, मिल्क शेक इज टू लो इन कार्बोहाइड्रेट। इसके अंदर कॉटेज चीज़, मिल्क शेक के अंदर कार्बोहाइड्रेट कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो डाइटरी प्रिंसिपल के लिए हम क्या ध्यान में रखना है कि फूड क्या हो, वेल कुक्ड, अच्छी तरह से पका हुआ हो, और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में हो, प्रोटीन मॉडरेट टू हाई अमाउंट में, और फैट बिल्कुल या लो कंटेंट फैट हो, क्योंकि ये इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 267। ए नर्स इज रिव्यूइंग डिस्चार्ज प्लान विथ ए क्लाइंट हु इज हॉस्पिटलाइज्ड विथ हेपेटाइटिस ए। A nurse conclude that the client understands preventive measures to reduce the risk for spreading the disease. When the client state I should, एक क्लाइंट है जो कि जिसको हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ए है, उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज प्लान को रिव्यू करना है। तो नर्स को प्रिवेंटिव मेजर के लिए क्या इंक्लूड करना चाहिए जिससे वायरस का जो ट्रांसमिट होने का रिस्क है वो स्प्रेड नहीं हो। द डिजीज व्हेन द क्लाइंट स्टेट, यदि ये क्लाइंट ये कहता है कि आई शुड, मुझे करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन ये बताएगा कि उसको फॉलो करने से स्प्रेड का रिस्क मिनिमाइज होगा या कम होगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 वॉश माई हैंड फ्रिक्वेंटली, यदि मैं बार बार मेरे हाथों से धोता हूँ तो हेपेटाइटिस ए वायरस स्प्रेड नहीं होगा। ऑप्शन 2 लॉन्डर माई क्लोथ सेपरेटली, जो लॉन्ड्री है, धोबी है, मेरे कपड़ों को अलग से धोए। ऑप्शन 3 पुट यूज टिश्यूज इन द गार्बेज, यूज टिश्यूज को गार्बेज में रखना है। ऑप्शन 4 वियर ए मास्क व्हेन लिविंग द हाउस, जब घर को बाहर निकलता हूँ तो मास्क पहन के निकलना है। तो कौन सा ऑप्शन है जो हेपेटाइटिस वायरस के स्प्रेड को कम करेगा?
पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस ए वायरस स्प्रेड किससे होता है, किससे होता है, फीको ओरल रूट, फीको ओरल रूट किससे होता है, फीको ओरल रूट से। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है कि वो ये बताएगा कि हेपेटाइटिस वायरस को प्रिवेंट किया जा सकता है। गेज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, वॉश माई हैंड्स फ्रिक्वेंटली। क्लाइंट यदि ये कहता है कि मेरे को बार बार मेरे हाथ धोने हैं तो हेपेटाइटिस ए वायरस के रिस्क को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं। रेशनल देखिए क्यों, क्या प्रिंसिपल फॉलो होगा इस पर। हेपेटाइटिस ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आज ट्रांसमिटेड वाया द एनल ओरल रूट। हेपेटाइटिस ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसमिट किसके रूट, कौन से रूट के द्वारा होता है, ओरल एनल रूट के द्वारा। हैंड वॉशिंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन प्रोसीजर है मेडिकल साइंस के अंदर। हैंड वॉशिंग दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट कॉमन यूज्ड मेथड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसमिट को रोकने के लिए है, पर्टिकुलरली आफ्टर टॉयलेटिंग। टॉयलेट के बाद मेनली हैंड वॉश करना है इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस कौन सा है, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। कौन सा है, हैंड वॉशिंग। कौन सा है, हैंड वॉशिंग। Launder may clothes separately will not deter the spread of virus. Hand washing is necessary. यदि कपड़ों को अलग से धोया जाए तो वायरस को नहीं रोक सकते, क्योंकि वायरस का ट्रांसमिशन का रूट क्या है, एनल ओरल रूट है। पुट यूज टिश्यूज इन द गार्बेज, वियर ए मास्क व्हेन लिविंग द हाउस। हेपेटाइटिस ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट थ्रू द रेक्टम नॉट द रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो ये अननेसेसरी हैं। मास्क पहन के बाहर निकलना हेपेटाइटिस ए के इन्फेक्शन को रोकने के लिए, और शूज़ को टिश्यूज़ को गार्बेज के अंदर डालना, ये उस टाइम प्रिकॉशन यूज़ करेंगे यदि कोई वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा स्प्रेड होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 268। ये क्वेश्चन भी इस वीडियो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए नर्स एजुकेटर ऑफ ए कॉलेज हेल्थ कोर्स इज डिस्कसिंग टैटूज विद द क्लास। एक नर्सिंग एजुकेटर है जो कि टैटू बनवाते हैं, उनके बारे में क्लास में डिस्कस कर रहा है। विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस एसोसिएटेड विद टैटूज। टैटूज के द्वारा कौन से टाइप का हेपेटाइटिस फैलता है। शुड द नर्स इंक्लूड द इन द टीचिंग प्लान। नर्स को वो हेपेटाइटिस जो कि टैटूज के द्वारा फैलता है, नर्स को टीचिंग प्लान के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 ए के द्वारा, ऑप्शन 2 हेपेटाइटिस सी के द्वारा, ऑप्शन 3 हेपेटाइटिस डी, ऑप्शन 4 हेपेटाइटिस ई। टैटूज के द्वारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टैटू बनवाने से कौन से टाइप का हेपेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गेस योर करेक्ट आंसर। सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस सी। करेक्ट कंसेप्ट है हेपेटाइटिस सी से ब्लड ट्रांसफ्यूजन और टैटूज के द्वारा कौन सा वायरस, कौन से प्रकार का हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस सी होता है। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस वीडियो का ये दोनों क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अब रेशनल देखिए, रेशनल क्या कह रहा है। हेपेटाइटिस सी इज ए ब्लड बोर्न पैथोजन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड वाया कंटामिनेटेड टैटू नीडल्स। हेपेटाइटिस सी है वो ब्लड बोर्न पैथोजन से फैलता है, और ये टैटू नीडल जो कंटामिनेटेड नीडल्स हैं उसके द्वारा भी हो सकता है। हेपेटाइटिस इज नॉट ए ब्लड बोर्न पैथोजन। तो हेपेटाइटिस ए किससे फैलता है, इज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर। ये कंटामिनेटेड या इन्फेक्टेड जो भोजन या पानी है उसके द्वारा फैलता है। कौन सा वायरस फैलता है, हेपेटाइटिस ए। ऑल दो हेपेटाइटिस डी इज ब्लड बोर्न पैथोजन। हेपेटाइटिस डी भी ब्लड बोर्न पैथोजन से फैलता है। इट कैन बी प्रोड्यूस ओनली व्हेन द हेपेटाइटिस बी वायरस इज प्रेजेंट। हेपेटाइटिस डी वायरस तभी होगा जब पेशेंट के अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस प्रेजेंट है। ऑल दो हेपेटाइटिस डी इज नॉट द मेन वायरस एसोसिएटेड विद कंटामिनेटेड टैटू नीडल्स। यद्यपि मेनली मोस्ट कॉमनली टैटूज के द्वारा कौन से टाइप का हेपेटाइटिस होगा, सी। हो सकते हैं बी और डी बी कब होगा, यदि डी प्रेजेंट है।
हेपेटाइटिस ई इज बिलीव टू बी ट्रांसमिटेड बाय द फीकल ओरल रूट। हेपेटाइटिस ई का ट्रांसमिशन का रूट क्या है? फीकल ओरल रूट। इट इज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। हेपेटाइटिस ए भी फूड और वाटर के कंटामिनेशन से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 269। ए क्लाइंट इज debilitated state in admitted for palliative care treatment of cancer of the liver. Which objective information collected by the nurse is the most helpful for future monitoring of the client's condition? एक क्लाइंट है जिसको लीवर का कैंसर है। किसका कैंसर है? कैंसर का, लीवर का कैंसर है। उसका पैलिएटिव ट्रीटमेंट मतलब कंप्लीट ट्रीटमेंट देना है। विच ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द नर्स मोस्ट हेल्पफुल फॉर फ्यूचर मॉनिटरिंग ऑफ द क्लाइंट्स कंडीशन। कौन सी ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन मोस्ट हेल्पफुल होगी क्लाइंट को फ्यूचर में क्लाइंट को मॉनिटर करने के लिए? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 डाइटरी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होगी। ऑप्शन 2 बाउल साउंड इंपॉर्टेंट होगी। प्रेजेंट वेट इंपॉर्टेंट होगा या पेन डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट होगा। गेस योर करेक्ट आंसर। सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 प्रेजेंट वेट। प्रेजेंट वेट कैसे इंपॉर्टेंट होगा? प्रेजेंट वेट क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि लीवर है वो मेटाबॉलिज्म का काम करता है। यदि उसको कैंसर हो गया लीवर को, या लीवर सेल्स डैमेज हो गई, सपोज ये लीवर है, इसका सेल से डैमेज हो गया, तो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, जिससे उसका क्लाइंट का वेट कम हो सकता है। रेशनल देखिए, समझिए, ध्यान दीजिए। वेट इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ एसाइटिस। वेट बढ़ भी सकता है, दो कंडीशन होंगी। यदि मेटाबॉलिज्म कम है तो वेट डिक्रीज होगा। यदि मेटाबॉलिज्म प्रॉपर चल रहा है और लीवर खराब होने के कारण एब्डोमेन में फ्लूइड इकट्ठा हो गया तो वेट बढ़ेगा। क्यों? वेट एब्डोमेन की पेरिटोनियल लेयर में कलेक्ट हो जाएगा और जिससे एसाइटिस, उस कंडीशन को हम एसाइटिस बोलेंगे। वेट क्या करेगा? बॉडी की पेशेंट की एसाइटिस की एक्सटेंट को डिटरमाइन करेगा कि कितना, कौन से डिग्री का एसाइटिस है। 1 लीटर ऑफ रिटेंड फ्लूइड इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली, यदि 1 लीटर फ्लूइड इकट्ठा हो गया है तो क्लाइंट का वेट 2.2 LB 2.2 पौंड्स बढ़ जाएगा। डाइट हिस्ट्री विल नॉट हेल्प इन मॉनिटरिंग द क्लाइंट्स कंडीशन। डाइट हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है बट क्लाइंट की कंडीशन को डिफाइन नहीं करेगी। बाउल साउंड्स आर ऑब्जेक्टिव डाटा बट डू नॉट हेल्प मॉनिटर द लीवर्स। लीवर के मॉनिटर करने के लिए बाउल साउंड हेल्प नहीं करती। बाउल साउंड एब्डोमेन को मॉनिटर करने के काम में ली जाती है, जैसे इंटेस्टाइन। पेन इज सब्जेक्टिव डाटा। पेन किस प्रकार का डाटा है? सब्जेक्टिव डाटा। ये पेशेंट हमें बताएगा। बाउल साउंड देखो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव डाटा कौन सा है और सब्जेक्टिव डाटा कौन सा है। सब्जेक्टिव का मतलब है हमें सब्जेक्ट बताता है, सब्जेक्ट का मतलब है हमें पेशेंट बताता है। ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब है नर्स और डॉक्टर असेस करते हैं, नर्स और डॉक्टर असेस करते हैं, वो क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 270, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ध्यान दीजिए। ए क्लाइंट विथ क्रोनिक हिपेटिक फेलियर। एक क्लाइंट है जिसको लीवर फेल है, हिपेटिक फेलियर, इज सून टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। उसको जल्दी से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करना है। विच डाइट शुड द नर्स एनकरेज द क्लाइंट टू फॉलो बेस्ड ऑन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑर्डर। हेल्थ केयर प्रोवाइडर के ऑर्डर के आधार पर क्लाइंट को कौन सी डाइट फॉलो करने के लिए इंक्रेज करना है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 हाई फैट डाइट। ऑप्शन 2 लो कैलोरी डाइट। ऑप्शन 3 लो प्रोटीन डाइट। ऑप्शन 4 हाई सोडियम डाइट। किस प्रकार की डाइट लेनी है क्रोनिक हिपेटिक फेलियर के अंदर? इंपॉर्टेंट है। गेस योर करेक्ट आंसर। सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 लो प्रोटीन डाइट। किस प्रकार की डाइट लेनी है? लो प्रोटीन डाइट। रेशनल देखिएगा, रेशनल क्या कह रहे हैं? वेन विद लीवर फेलियर द प्रोटीन इनटेक इज लिमिटेड टू 20 ग्राम डेली टू डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ हिपेटिक इंसेफेलोपैथी। क्लाइंट के लीवर फेलियर की कंडीशन के अंदर यदि उसका लीवर खराब हो गया है तो क्लाइंट को डेली 20 ग्राम ही प्रोटीन लेना है। कितना ग्राम लेना है? 20 ग्राम।
अब एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, आज का असाइनमेंट आपके लिए। डेली सोडियम रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए नॉर्मल डेली सोडियम रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में आज का असाइनमेंट है, लिख के बताना है आपको। हिपेटिक इंसेफेलोपैथी की पॉसिबिलिटीज़ को बचाने के लिए, हिपेटिक कोमा से बचाने के लिए डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी, 20 ग्राम। हाई फैट डाइट इज़ अवॉइडेड, हाई फैट डाइट अवॉइड करना है लीवर फेल्यूर वाले कंडीशन पेशेंट के अंदर बिकॉज ऑफ रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, क्योंकि फैट क्या करेगा, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ा सकता है एंड द रिलेटेड डिमांड फॉर बाइल, और बाइल सीक्रेशन को भी अफेक्ट कर सकता है। रीजनरेशन ऑफ टिश्यू रिक्वायर हाई कैलोरी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, क्लाइंट को टिश्यू जनरेशन के लिए, टिश्यू फॉर्मेशन के लिए हाई कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी और हाई कार्बोहाइड्रेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। सोडियम यूजुअली इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू डिजीज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, सोडियम क्लाइंट को रेस्ट्रिक्ट करना है, मना करना है, क्योंकि उस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, फ्लूइड भी क्या हो सकता है, फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है। लीवर फेलियर में एसाइटिस वैसे ही एसाइटिस होने या एडिमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर फ्लूइड कम इकट्ठा हो, इसके लिए सोडियम से बचना है। तो क्रोनिक हिपेटिक फेलियर वाले पेशेंट को किस प्रकार की डाइट देंगे, लो प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट एंड हाई कैलोरी डाइट। लो फैट क्या है, प्रोटीन ज़्यादा रखना है, प्रोटीन कम रखना है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रखना है, कैलोरी ज़्यादा रखना है ऐसा फूड, और फैट क्या रखना है, कम रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे साथियों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिट ले पाएँ। यदि इस वीडियो से आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8360069703 पे सेंड कीजिए। ये लोगो ध्यान में रखना है आपको, इससे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, उस पर ऑल सेलेक्ट करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू प्यारे दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ रोज़ न रोज़ कुछ नया सीखते रहिए।